What is posh law and like is it कि हर ऑफिस के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, सो द पॉश इज लाइक जो आपका एक्ट है ये विमेन के लिए है एंड दिस इज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी मोर देन 10 फीमेल्स आर वर्किंग. ऐसा कोई पर्टिकुलर केस जिसमें आपको पता है कि दैट गाय दैट मेल पर्सन इज एक्चुअली जेन्युइन और इसको डोमिनेट किया जा रहा है और बस इसको लूटा जा रहा है बस लिटरली? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मेन इज सफरिंग, बट वो केसेस शायद इसलिए सामने नहीं आते हैं या कोई उनके बारे में इसलिए बात नहीं करता है बिकॉज उससे टीआरपी नहीं मिलती है ना. और जब आपको टीआरपी नहीं मिलती है तो आपका गेम शो आगे नहीं बढ़ सकता है. POSCO. So, do schools need like more attention towards POSCO Act, and what is exactly POSCO Act? सो पॉस्को इज लाइक जो भी आप जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं उम्र के उनके सेक्सुअल अब्यूज और उनकी सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए, अगर उनके साथ कुछ भी सेक्सुअली गलत हो रहा है तो उस चीज से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ पॉस्को एक्ट. So Survi, what is love according to you? मोहब्बत तो आप किसी से भी कर सकते हैं बट इश्क को निभाना पड़ता है. POSCO एंड वुमेन रिलेटेड लॉज एट वर्क, इतने सारे लॉज हैं जो लोगों को कंफ्यूजन होता है और एक्चुअल में ये सारे लॉ ना अभी डिबेट में चल रहे हैं कि ये सारे लॉ बनाए तो प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है और बहुत ज्यादा सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है. सो आज हम बात करेंगे इन्हीं सारे लॉ से रिलेटेड. हमारे साथ हैं एडवोकेट सुरभि कपूर जो अपने एक्सपीरियंस और अपनी वाइज नॉलेज के थ्रू हम लोग को सारी चीजों या लॉज के बारे में, इनके लूप होल्स के बारे में बताएंगी. सो लेट्स वेलकम हर. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. So, I want to know this your journey first. How you started as like Surbhi Kapoor advocate, Surbhi Kapoor, then sari, traveling the world in sari. Well, sari journey came in life when I became a part of the fraternity, Indian Army, and I've been a part of it because I already have my brother and my chachu in the forces. But it became more close when I myself got connected into it. And I became a part of as the Indian Army officer's wife. So साड़ी came into the life. आपको हर occasion पे साड़ी पहननी है. और वकालत तब आई when my chachu only told me कि looking at your persona, you are someone जिसको ये प्रोफेशन बहुत सूट करेगा. सो आई डिड लॉ एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिस करते करते बिकॉज आप लोगों की सुन नहीं पाते हो एंड यू फील दैट you need to be your own boss. So I started my own thing and it's been 11 years that I've been practicing law, and that's how the journey is going. And when you are a lawyer and it's your day to day thing that you're going to the court, तो आप जब साड़ी में ही कोर्ट जा रहे हैं, सो पीपल ऑलवेज हैड दिस इल्यूजन कि आप एक्चुअली रियल लाइफ में साड़ी पहनते भी हैं कि नहीं पहनते हैं. एंड जस्ट टू टेल पीपल कि ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट ओनली द कलर, उसमें भी आप वेराइटी कर सकते हैं. आई स्टार्टेड मेकिंग द सीरीज, आई स्टार्टेड मेकिंग द रील्स आउट ऑफ इट टू टेल पीपल दैट देयर इज अ वेराइटी एंड अ वे टू मेक अ चेंजेस and then you can carry it to the court. So I became the lawyer in sari. Lawyer in sari and so day to day normal घर पे भी you wear sari? Means anywhere if I'm stepping out, I always drape sari. Wow. So I travel world in sari. I do trackings in sari. Wow. I go any part and sari has always been there with me. It has very nostalgic memories to connect somehow. And you're promoting culture of India as well. Of course, like there are weavers, they have their own set of stories to talk about. और जब आप उनसे मिलते हैं, आप उनकी जर्नी को समझते हैं और उसे जब आप अपनी प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, एंड व्हेन दैट वीवर कम बैक टू यू एंड से कि मैडम आपने जो साड़ी मेरा पहना वो मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. आपको एक रील पे बहुत लोग कमेंट करते होंगे, बट जब आप जिससे चीज खरीद रहे हो
और आप उसे अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, और Right. उसके बाद अगर वो आपका एक शॉपकीपर, एक ब्रांड, एक वीवर, एक आर्टिशियन अगर आपको ये बोलता है कि दिस इज माई हाई सेलिंग पीस, सो दिस इज अ वंडरफुल अचीवमेंट फॉर यू विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आप उसके लिए जस्टिस कर पा रहे हैं. You're doing something for the good, like good sake for people. एग्जैक्टली. सो सुरभि बताएं इस लॉ के बारे में जिसके जो हमारा टॉपिक है आज का, पॉश पॉस्को, लाइक व्हाट इज पॉश लॉ एंड लाइक इज इट कि हर ऑफिस के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, सो द पॉश इज लाइक जो आपका एक्ट है ये विमेन के लिए है, एंड दिस इज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी मोर देन 10 फीमेल्स आर वर्किंग, ओके. एंड इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देम कि अगर उनके साथ वहाँ पे कुछ भी हरासमेंट, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा या आपको मोलेस्टेशन या किसी भी तरह के हरासमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है या आपको ईव टीज किया जाता है, सो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द पॉश एक्ट. तो उसमें क्या करना होगा एग्जैक्टली? सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 फीमेल है, तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया. फर्स्टली वो ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए क्या करना होगा, और एप्लीकेबल होते ही क्या करना होगा? वो आपकी एचआर पॉलिसी में ही इंक्लूडेड होता है. मतलब इट इज मेड इन द एचआर पॉलिसी कि आप अगर आपको लगता है कि एनी ऑफ योर कलीग, एनी ऑफ योर ऑफिस मेंबर इज ईव टीजिंग यू, या फिर आपके बगल में बैठ के काम कर रहा है बट आपके बगल में बैठ के कोई पॉर्न मूवी देख रहा है या वीडियोग्राफी देख रहा है और आपको इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी आपको बहुत ही गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहा है, या आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स सेंड कर रहा है या आपकी ऐसी कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहा है जो आपको कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रॉमा दे रही है, सो यू कैन ऑलवेज गो टू योर पॉश कमेटी, यू कैन लॉन्च अ कंप्लेन, एंड वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस बंदे के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए. अब जो आप कंप्लेन लिखा रहे हैं वो आपकी सीक्रेट रखी जाती है, सो दैट इज नॉट बीन लाइक डिपिक्टेड वेरी इमीडिएटली. उसके बाद जो आपकी पॉश कमेटी है वो उस पे पूरा कार्रवाई करती है. दे हैव to go into the details, and there is a timeline, a period in which they have to look into the matter and file the reply to it. तो आपने जैसे सपोज आप पिटिशनर हैं, आपने उसको कंप्लेन किया, तो जो रिस्पोंडेंट है उसके अगेंस्ट पूरी आपकी R&D होती है, आपके जो कलीग्स हैं उनसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. बेसिस ऑन दैट योर टीम एक्ट. सो अगर सपोज XYZ, देयर इज अ गर्ल रिया फॉर एग्जांपल, उसको कोई प्रॉब्लम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कंपनी में पॉश एप्लीकेबल है, तो उसको अपने HR के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप HR से कंसल्ट कर सकते हैं. जैसे कि सपोज अगर आपको लगता है कि आपका एक कलीग है, सपोज रिया का एक कलीग है जो उससे अनवांटेडली कभी भी कॉफी ब्रेक या टी ब्रेक पे आता है, ऐसे हाय हेलो में एकदम ऐसे पीछे मतलब स्टैप कर देता है, कभी ऐसे साइड से पकड़ लेता है, कभी उसे कुछ ऐसे मैसेजेस भेज देता है, तो अगर उसे लगता है कि it is very initial, and then she can just go and talk to the HR, and then she can get it sorted out, तो she can go and talk to the HR. अगर उसे लगता है कि जो वो एक्ट हो रहा है which is very aggrieved और बहुत ही हायर पॉइंट पे है, then she can go to the POSH committee and then file the complaint. एंड पॉश कमेटी के लिए शी कैन गो ऑन डू ऑनलाइन? हाँ, मतलब शी कैन फाइल ऑनलाइन. आपकी ऑनलाइन उसमें ही आपकी जो कंपनी है उसमें आपकी मैनेजमेंट पूरा एक वेबसाइट के तौर पे आपको बना देती है, और उसमें आपकी पूरी एक टीम इन्वॉल्व होती है जिसमें आपका एक बाहर से लीगल कंसल्टेंट होता है, आपकी इन हाउस टीम होती है, उसमें आपकी सीनियर फीमेल्स इन्वॉल्व होती है, एंड देन देयर आर अदर 2-3 पीपल हु आर मेंबर ऑफ इट. और इसमें कितना टाइम लगता है एक्शन में? सपोज मैंने कंप्लेंट फाइल करी और उसके विद इन हाउ मेनी डेज, हाउ क्विकली दे रिस्पॉन्ड? विद इन 90 days यू हैव टू फाइल द रिप्लाई. मतलब आपका 30 they need to file the reply. हाँ, मतलब they have to look into the matter completely and they have to give the decisions within 90 days. and इसमें worst क्या रहता है? मतलब अगर worst यही होता है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल होती है, आइदर ही इज बीन फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, या फिर आपको उसको कंपनसेट करना पड़ता है इफ ही इज गिविंग अ मेंटल एग्नी टू द गर्ल. उसके बाद अगर आपका लगता है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं दे आर नॉट दैट सीवियर, तो आप एक
आराम से समझा के दोनों हम्म, को बीच में बिठा के एंड देन यू डू द मीडिएशन एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड एंड यू जस्ट मेक अ वार्निंग लेटर टू द रेस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेन फाइल हुई है और उसको छोड़ दिया जाता है. ओके. And to the worst if we go, then there is a fire of the matlab पर्सन. person from that. ओके. डू यू थिंक इस लॉ का मिसयूज हो रहा है, लाइक फीमेल आर मिसयूजिंग दिस लॉ? एनी सच इंस्टेंस जो आपने फेस किया हो? See, I would say misuse exactly तो नहीं हो रहा है because आधे से ज्यादा females को तो अपनी organizations में पता ही नहीं होता है कि POSH Act exist करता है. राइट. And to the certain extent people are using it for their own safety only because आप corporate houses में देखते हैं usually there is lot of pressure of work, promotions, आपकी growth से related there are many points which are being taken into the consideration. So sometimes I won't say every female does that, but yeah, sometimes female do take undue advantage out of it. ओके. तो जैसे लॉ फीमेल के लिए बने होते हैं, इज देयर एनी लॉ फॉर मेल प्रोटेक्शन? Yeah, of course there are means आप पॉश से रिलेटेड पूछ रहे हैं या ओवरऑल वैसे पूछ रहे हैं? पॉश रिलेटेड. अगर मेल फीमेल को तंग कर सकते हैं तो फीमेल भी तो कर सकती है. हाँ, मतलब अगर मेल के अगेंस्ट भी आपको लगता है मतलब दो स्पेसिफिकली देयर इज नो सच एक्ट मतलब जैसे हम पॉश की बात करते हैं तो वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल है बट हाँ इफ मैन आल्सो फील एग्रीव्ड और उसे ऐसा लगता है कि इफ समथिंग इज रियली हैपनिंग रॉन्ग अगेंस्ट हिम देन ही कैन आल्सो गो टू द एचआर एंड देन टॉक अबाउट इट एंड देन ही कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट. सेम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर Same law मेल is आल्सो. ही कैन आल्सो फाइल कंप्लेंट एंड वो फायर कर सकता है उसको. एग्जैक्टली. ओके. अगर हम एलिमोनी की बात करें, सो मेल एंड फीमेल बोथ आर अर्निंग एंड इक्वल, मे बी फीमेल इज अर्निंग मोर, देन ऑल्सो क्या जस्टिफाइड होता है कि मेल को उसको कंपनसेशन देना होता है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन? See, there is a difference between if we talk about alimony and if we talk about maintenance. तो Okay. अगर आप बात करें एलिमिनी की तो एलिमिनी इज अ अमाउंट विच वी कंसिडर इज गिवन व्हेन एवरी फुल एंड फाइनल थिंग इज हैपन बिटवीन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. और एलिमिनी इसलिए देनी पड़ती है हर औरत उतनी कैपेबल नहीं होती. सपोज इफ ए वुमन इज अर्निंग आल्सो तो हो सकता है द अमाउंट विच शी इज अर्निंग इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर हरसेल्फ ओनली एंड शी इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द किड्स. सो जस्ट फॉर द टेक केयरिंग ऑफ देयर किड्स वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे एंड हाउ दे अपब्रिंगिंग बी अफेक्टेड if they don't have the money, sufficient amount of money. So for that case the alimony is given. एंड जब आपको ये अमाउंट मिलता है तो उसमें इट्स बीन वेरी प्रिसाइजली डिफाइंड दैट दिस अमाउंट इज बीन गिवन फॉर दिस पर्पस. सो एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट जस्ट मिसयूज दैट अमाउंट. सपोज इफ यू हैव 2 kids and you are getting separated, so the amount which is being given by the husband to the lady उसमें आप जो आपका कोर्ट होता है एंड इट कुड बी डन कि वो बच्चों के नाम की एफडीज बना दे कि जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे तब तक आप उसका जो इंटरेस्ट आएगा बस आप उससे ही बच्चे की टेक केयर करेंगे और जो एफडी अमाउंट है दैट विल कीप ऑन एडिंग एंड विल बी गिवन टू द किड once he or she turns 18 years. Okay. So there are certain parameters जो आपके clauses add कर दिए जाते हैं when the alimony is given if the woman is working and if she is earning good, because there are certain parameters which are attached when two people get separated. Okay. So people take unfair advantage of this. तो कोर्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहो? We do have certain cases like जहाँ पे लोग एक अपनी फैब्रिकेटेड स्टोरी के साथ कोर्ट में आते हैं just because the two people are not able to live together or they have their personal grudges towards each other. They want to drag his or her to the court. मतलब usually it is being done by the females that they feel that oh मतलब मेरा पति ऐसा नहीं कर रहा है अब मैं तुझे कोर्ट में देखूंगी या मेरे पति ने ऐसा किया या उसकी माँ ने ऐसा किया so I'll see you in the court. And then people cook up the stories and then they file the cases. So if suppose there has been one wrong which has happened, people make it 10 and then come with the well prepared drafts and well prepared notion and a story and then they force the lawyers to
कि हमें यही केस फाइल करना है. सो इवन इफ योर लॉयर इज ट्राइंग टू मेंड अप द थिंग्स, या आप कोशिश करते हो कि आप चीजें संवार सकते हो या आप चीजों को बिल्ड अप दोबारा से कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट बैक टुगेदर, बट सम पीपल आर वेरी रिजिड विद इट दैट वी वांट टू फाइल द केस. When this situation comes up, so obviously lawyers are also not left up with any option, so they also file the case. And once this filing of the case is done, so people again bring lot of evidences, lot of things to the court just to prove their point. When every individual from bottom till top knows this thing, that whatever the story has been cooked and been brought to the court is wrong, but because there is always a saying कि woman is always right. woman is always right, और लड़की की सुनवाई हर जगह करी जाती है और उसको बेचारा माना जाता है. सो विक्टिम कार्ड आप प्ले कर लेते हो, एंड इस वे में पीपल डू, मतलब वी डू हैव केसेस इन द कोर्ट. ऐसा कोई पर्टिकुलर केस जिसमें आपको पता है कि that guy, that male person is actually genuine और इसको डोमिनेट किया जा रहा है और बस इसको लूटा जा रहा है बस literally? Well, we do have cases, though I cannot talk on that part, but yeah, I'm fighting one case in the court, and I usually talk about that. It's a case of the uniform forces, and both husband and wife are coming from the very well-off backgrounds, just because of the reason that a female is always looking to step out and have a very luxurious kind of a life day to day. She comes to the courtroom and then say my husband does not maintain me, though she comes every time to the court in such a decked up position कि आप LV का बैग लेके आ रहे हो, गुच्ची की चप्पल पहन रहे हो, and you are dressed up like एकदम बेब की तरह, and you are coming to the court and telling कि मेरा पति मुझे मेंटेन करने के पैसे नहीं देता है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है तो मुझे पैसे नहीं देता है. सो इट्स जस्ट दैट यू वांट योर पर्सनल ग्रजेस टू बी सॉर्टेड आउट, एंड यू जस्ट वांट टू स्पॉइल द पीस ऑफ दैट इंडिविजुअल गाय. आप उसको कोर्ट में ऐसे खदेड़ रहे हो. वो गाय तो यही सोचेगा कि मैंने शादी क्यों करी, इससे बेटर मैं हाँ, सिंगल and it's रहता. not like a one day marriage, it's almost a 20 years of marriage, after which you one fine day realize कि oh, this man is not maintaining me. आपके साल के 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रहे हैं, तो who is sponsoring you when you are typically a housemaker? So that way people do that. And again, we always say that we live in a male dominated society, but this is not the truth. Rather, when we look on to the court and when we look on to the laws, what comes over, we would say that we live in the female dominated society, because whatever we see, whatever the laws we come across, they all favor female. And even if we have like 1 to 2% of the laws which favors men, they are very limited, and then men has to go through the lot of humiliations if he approaches to the court and he says कि मुझे भी भाई न्याय चाहिए, क्योंकि उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती. फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ गोइंग टू द पुलिस स्टेशन टू कमिंग टू द कोर्ट रूम, ही हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ह्यूमिलेशन. इतना सारा ह्यूमिलेशन होता है कि आप जब पुलिस थाने जाएंगे और बोलेंगे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेन लिखानी है, तो वो पुलिस वाला हंसेगा. फिर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में आपका वकील हंसेगा, फिर जज हंसेगा, जो वहां पे ऑडियंस बैठी है वो हंसती है कि देखो देखो अपनी बीवी के अगेंस्ट. उनको ये लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, फीमेल रो के निकाल देती है. This is not the truth. There are many men who are on the aggrieved part, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जहां पे men is suffering, बट वो केसेस शायद इसलिए सामने नहीं आते हैं या कोई उनके बारे में इसलिए बात नहीं करता है बिकॉज उससे टीआरपी नहीं मिलती है ना. और जब आपको टीआरपी नहीं मिलती है तो आपका गेम शो आगे नहीं बढ़ सकता है. सो इसलिए देयर आर वेरी लेस केसेस जिनके बारे में बात की जाती है, या फिर वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं एंड दे कम इनटू द मीडिया, एंड देन मीडिया हाउसेस आर फोर्स्ड टू टॉक अबाउट इट. और वो कितने दिन होता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
उसके बाद कोई उन केसेस के बारे में दोबारा फाइल खोल के पूछता भी नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दोस केसेस. बट यही अगर कोई एक लड़की का केस होता है, आई डोंट से कि इट्स रॉन्ग, बट इट इज लाइक कि अगर कुछ भी लड़की के साथ होता है तो वी कीप ऑन ड्रैगिंग इट. आप उसको दिन रात उस मीडिया चैनल पे चलाओगे, हाईलाइट करते रहते सोशल हो. मीडिया पे एवरीबडी विल मेक द हैशटैग्स एंड देन टॉक अबाउट राइट. इट. और वो एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल तक उसके बारे में लोग बात करते रहेंगे एंड दे कीप dragging it because वो आपको TRP देता है, and then there is a complete circle that keeps on revolving around it. So Right. it's whole game of TRP and the publicity stunt, I would say. But ऐसा नहीं है कि there are not cases जहाँ पे आदमी को न्याय मिलता हो, आदमी अपने लिए खड़ा होता है तो उसकी बात की सुनवाई नहीं होती है, आदमी को दर्द नहीं होता है. एवरीथिंग इज देयर, बस ये है कि उसके बारे में बात नहीं होती. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लाइफ पार्टनर डिसाइड करो तो बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रॉन्ग बंदी मिल गई या बंदा मिल गया तो लाइफ की वाट है. और स्पेशली फीमेल रॉन्ग मिल गई तो जैसे अमन गुप्ता है, ही सेड कि मुझे मेरी वाइफ ने तब सपोर्ट किया व्हेन आई वाज जीरो, और वही मेरे खर्चा उठाती थी आई थिंक फॉर मोर देन 3-4 years. There are many That's people. very big thing. There are many people who set the example of this thing कि when we talk about this thing कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है सक्सेस के लिए भी और बर्बाद के लिए भी. Exactly. तो again we have a very talk show of the town, बॉबी देओल, जो भी वो भी यही बात बोलते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे तब सपोर्ट किया when I was drug addict and I was very much into the intoxication, or my wife was supporting me at that time and she was taking care of my expenses. You talked about Aman Gupta, and there are many people who are standing there, who are successful just because of their wives being standing strong in the back. But यही है कि हम उन लोगों के बारे में बहुत कम बात करते हैं. हमेशा यही करा जाता है कि औरत को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, औरत के साथ अत्याचार हो रहा है. वो चीजें हैं, बट उन चीजों के साथ साथ अब औरतें उन अपने लॉस का नाजायज फायदा भी उठा रही हैं. स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द मेट्रो सिटीज, देयर आर फीमेल्स हु आर टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज आउट ऑफ इट. तो आज भी जो छोटे शहर है, शायद वहां पे औरतों को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनके लिए भी कुछ लॉज हैं. आज भी अगर हम बात करें तो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे वी डोंट नो कि अगर आपके साथ आपका एक सीनियर कलीग या आपका एक जूनियर कलीग आपके साथ बदतमीजी कर रहा है ऑफिस में, या आपको ईव टीजिंग कर रहा है, या आपको कुछ गंदे मैसेजेस भेज रहा है, तो आप उसके लिए एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट स्टैंड कर सकते हैं. आज भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं पता होता एंड देन दे कीप सफरिंग. तो ये जो एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द मेट्रो सिटीज रादर देन द टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज. अगर ये सारे जो मैरिज के बाद एलिमोनी और मेरी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है या फिर शी इज नॉट हेल्पिंग मी, सपोर्टिंग मी, सबसे बेस्ट टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ड्यूरिंग द मैरिज ना, जब आप स्टार्टिंग में बात कर रहे हो ना, जस्ट टेल योर पार्टनर कि मे बी यू ब्लफ इट कि मैं आई लीव माई जॉब, या मैं आई विल यू बी विद मी व्हेन आई एम लाइक जब मैं जीरो हो जाऊंगा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा. आई थिंक दैट्स द बेस्ट टेस्ट कि आपका पार्टनर सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, ना कि आपके पैसों के लिए होना चाहिए. एब्सोल्युटली. अगर दो लोग एक साथ आते हैं तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होना ऑन द बेसिक पॉइंट पे ही बहुत जरूरी है, स्पेशली जब दोनों लोग कमाते हो. क्योंकि आजकल लड़की भी कमाती है और लड़का भी कमाता है. तो अगर हम बात करें कि लड़की बाहर गई है, काम करके वापस आ रही है, तो वो घर पे अगर वापस आई है और अगर लड़का घर पे है तो लड़का उसके लिए चाय बना सकता है. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है. जैसे कि अगर लड़का बाहर काम करने जाता है और अगर बीवी घर पे है तो वो वापस आएगा तो हमेशा वो ऐसे देखेगा कि उसके सामने एकदम चाय आए, पानी आ जाए और आपकी सेवा पानी शुरू हो जाए. तो दैट कुड बी सेम फॉर द फीमेल ऑल्सो. तो सेम वे अगर लड़का घर का खर्चा उठा रहा है तो अगर लड़की कमा रही है तो लड़की भी घर में उतना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, एंड देन शी कैन बी इक्वली अ पार्ट ऑफ इट. बिकॉज
दोनों हस्बैंड वाइफ ही इक्वल हैं, मतलब ये दो पहियों की जो गाड़ी है वो पैरेलल ही चल सकती है। अगर आप सोचोगे कि एक आगे जाए और एक पीछे रहे और दूसरा आगे जाए या एक पीछे रहे, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दोनों साथ चल पाएंगे। साथ हम तभी चल पाएंगे और रिश्ते में शायद मधुरता तभी रहेगी जब आप दोनों साथ चल रहे हैं। और हमें अपनी ईगोज को साइड पे रखना होगा, क्योंकि हमें लगता है कि जो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड वाइफ की वजह से कम और जो उनके आसपास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ज्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं, लोगों के घर इस वजह से ज्यादा टूटते हैं रादर देन कि हस्बैंड और वाइफ को आपस में एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है उस बारे में हो। जैसे कि सपोज अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लड़की ने खाना बनाया, लड़के ने खाना खाया, लड़के ने और लड़की ने दोनों ने साथ बैठ के खाना खाया, उसके बाद लड़के ने बर्तन धो दिए। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, फिर ऐसा होता नहीं है। आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल कि अगर लड़के ने बर्तन धो दिए, अब दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं तो ठीक है। हाँ. अब ये ही अगर लड़के की माँ रहने आ गई और उसने देखा कि अरे लड़का बर्तन धो रहा है, हाँ. तो दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि मेरा बेटा काम कर रहा है, इसने तो आज तक ग्लास पानी का उठा के नहीं पिया, और वहां मेरा से तो राजा बेटा है। हाँ, और ये तो अलग हो गया, तो अपनी बीवी के जोरू का गुलाम हो गया, तो बीवी के लिए बदल गया। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स स्टार्ट एग्रवेटिंग। और वहां से एक बात से दो बात, फिर वो अपने किसी और रिलेटिव को फोन करेगी, बोलेगी वो तो बहू का काम करता है, बर्तन मांजता है। बट अगर यही काम लड़की कर रही है तो लड़की भी तो किसी की बेटी आई है ना, और वो आपके बेटे के और आपके ही तो बर्तन मांज रही है। तो फिर उसमें क्यों नहीं प्रॉब्लम है? तो वो भी काम करके आई है, वो भी थकी हुई है, उसने आके खाना भी बनाया है, एंड देन शी इज क्लीनिंग द यूटेंसिल्स आल्सो। तो आप उसके लिए तो 4 लोगों को फोन करके नहीं बताएंगे कि यार मेरी बहू इतनी अच्छी है कि काम करके आई है, खाना बनाया है, हमें खाना खिलाया, उसके बाद बर्तन भी मांज रही है। दैट यू डोंट टॉक अबाउट। बट लड़ाई कहाँ से शुरू हुई कि वो जोरू का गुलाम हो गया क्योंकि वो अपनी बीवी के कहने पे बर्तन मांज रहे। इट्स नॉट दैट कि वो जोरू का गुलाम हो गया, इट्स दैट टू पीपल आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी वर्क। एक ने बर्तन धोए तो एक ने रख दिए, एक ने कपड़े धोए एक सुखा आया। सो दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दी वर्क। और जब हम ऐसे काम करने लगते हैं तो शायद चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड होने शुरू हो जाती हैं। आप एक पर्सन इंडिविजुअली पे प्रेशर नहीं आता है, बट यही अगर आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई बहन, कोई भी एक एक्सटर्नल थर्ड फैक्टर आके जो आपके साथ रहना शुरू करता है थोड़े टाइम के लिए, या एक छुट्टी पे आता है, या किसी बाहर किसी आपके पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने देखा, एंड देन दे गिव यू अ फीडबैक, दे कुक अप अ स्टोरी, फ्रॉम देयर द रेवोल्यूशन स्टार्ट्स। मेल का ईगो वाला पार्ट आ जाता है ना। पता है ग्रीनेस्ट फ्लैग इन लाइक मेल पर्सनालिटी इज लाइक जीरो ईगो। एग्जैक्टली। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, और वो शो ऑफ भी नहीं करेगा कि मैं बर्तन उठा के रख रहा हूँ या चाय बना रहा हूँ या उसको हेल्प कर रहा हूँ। उसको शो ऑफ करने की जरूरत भी ना पड़े। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल पार्ट, बिल्कुल सिंपल। I guess nowadays the culture is changing and men are becoming more supportive towards female, and they love to be equally involved into the homely activities, whatever the things they do. But changes आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आपका कोई थर्ड पर्सन आके उस सेटअप को एकदम से मिक्सअप करना शुरू करता है। सो रादर देन डूइंग दैट, अगर आप दोनों अपने बीच में उन चीजों को सॉल्व करके और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उस रिश्ते को चलाएंगे, तो शायद जो आपके फैमिली कोर्ट में मैटर्स होते हैं वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू कीप योर ईगो ऑन द साइड. And out of 100% female in India or all over the world, I think only 0.1 or 1% maybe females who really love themselves, who take themselves as priority. Otherwise, they are always been exploited, always been underestimated. Body shaming इतनी होती है. आप थोड़ा सा बड़े हो गए, थोड़ा सा आप मोटे हो गए, यार तू तो काली है, यार तू तो गोरी है,
एंड इट इज नॉट, मतलब कोई बाहर का बंदा नहीं है जो आपको इन चीजों पे जजमेंट करता है या आपकी उसमें एक पैरामीटर्स बाउंड करता है. इट इज योर घर के लोग ही. आपके घर में 4 लोग आपकी मम्मी के साथ किट्टी करने आ गए, आप बैठे हो, आप थोड़े से मोटे हो गए, अरे आजकल कुछ ज्यादा खा रही है क्या, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, पतले हो गए, जिम कर रही है क्या, तो वो अपना ज्ञान साथ साथ बांटना शुरू कर देते हैं, नहीं विच मेक्स गर्ल एज अ ऑब्जेक्टिफाइड ऑब्जेक्ट. मतलब आप उसे राइट ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो. तो लड़की को हर समय एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है. आप कहीं भी जाओ, आप नीचे जा रहे हो, आपका गार्ड भैया आपसे बात कर रहा है, तो भी आपको अग्नि परीक्षा देनी है. अगर आप बाहर कहीं वैसे चले गए अपने दोस्तों के साथ, आप इतनी रात को क्यों वापस आए, तो भी आपको. लड़के से ये क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं. तो लड़की के लिए हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा होती है जिसे उसे रोज पास करना है और फिर आगे बढ़ना है. और अगर इतने सारे ऑब्जेक्शंस और डोमिनेट जो आपको लोग कर रहे हैं, ये सब होने के बाद भी अगर इफ यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अगर आप बोलो कि मैं जैसी भी हूँ, चाहे अच्छी पतली मोटी काली गोरी जैसी भी, आई एम हैप्पी एंड आई लव माई सेल्फ, आई थिंक वहीं से लाइफ चेंज हो जाएगी. एग्जैक्टली. वो दैट सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड एंड हाँ, एक्सेप्टेंस फॉर योरसेल्फ, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंस. फिर फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि कोई कुछ भी बोले, चाहे आपके घर वाले बोले, आपका हस्बैंड बोले, यू डोंट केयर एट ऑल. आई गेस दैट इज द सुपर मोस्ट थिंग. मैं हर लड़की को बोलती हूँ, मेरे साथ जो टीम में लोग काम भी करते हैं एंड माय जूनियर्स आल्सो, कि आप कुछ भी करें लाइफ में ग्रो करने के लिए, बट सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें. अगर आपको पता है आप सही हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे नहीं फर्क पड़ता. करेक्ट. जैसे वी ऑलवेज गेट इन क्वेश्चन कि वकालत जो है बहुत टफ है फीमेल्स के लिए, आप सस्टेन नहीं कर पाते, इट्स अ मेल डोमिनेंट प्रोफेशन, और लड़कियों को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए. एंड आई से आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ते. ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस राह पे चलना है. जो आपका गुरु है वो कौन है, उस पर डिपेंड करता है. अगर आप कभी कॉम्प्रोमाइजेस के लिए तैयार नहीं हो, आपको अपनी राह वेरी क्लियरली दिख रही है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट, एंड यू डोंट केयर अबाउट कि सामने वाला या आपके बगल वाला क्या बोल रहा है, तो आपको मंजिल मिलेगी. राइट. देन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो आपको सकता पता है कि आपने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो वो Exactly. रहेगी. स्ट्रगल्स हर प्रोफेशन में है, स्ट्रगल्स हर किसी को देखने पड़ते हैं, बट ये है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, एंड यू हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट इट. आप कुछ भी करें, कैसा भी काम करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, किसी के साथ उठे, किसी के साथ बैठे, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए. अगर आपको वो बात रखनी आती है तो इट इज इजी फॉर यू टू ग्रो. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू फील. ओके, सो शादी के बाद जैसे लाइफ चेंज हो जाती है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑफ कैमरा, वी वर टॉकिंग अबाउट किड्स एंड ऑल. सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? किड्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ चेंज हो जाती है, डूज It's एंड a डोज. big turn in the female's life, I feel. Lot of changes, everything gets on a 360-degree turn. आप फिर अपने लिए ना जी के आप बच्चों के लिए जीते हो. Everything revolves around them. जैसे आपकी शादी हुई, फिर आपने 2-3 साल अपनी जिंदगी जी, तब तक आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स ओनली योर हस्बैंड एंड यू. आप कहीं भी बैग उठाया चले गए, कहीं से भी आए, कहीं भी ट्रिप प्लान कर ली, मैप पे कहीं मार्क किया, एंड देन यू आर देयर. बट जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ योर ओन लाइफ दैट यू आर लिविंग अगेन. मतलब जैसे जब आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स आपके लिए सब काम करते थे. आप स्कूल जाओगे, आपके लिए टिफिन बनाएंगे, आपको छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, आपका होमवर्क कराएंगे. This is the same life that you are living it alone again. It's a cycle. It's a that keep cycle going on. that you live again. And आपकी जो सब चीजें होती हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं, वो आपसे हटके आपके बच्चों पे आ जाती है. I'm not against anyone, but I feel it is a very biggest responsibility and the biggest challenge
for an individual to take and go through. आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बच्चों के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे. That's true. आप बर्थडे प्लान कर रहे हैं, आप बच्चों के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे. आप कहीं कार में जा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड, सब कुछ वैसे होगा. बच्चों को जो म्यूजिक सुनना है, बच्चों को जो खाना है, बच्चों के साथ आपको रेस्टोरेंट पे जहाँ रुकना है, सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम. एंड उस बीच में when this whole journey is going You through, lose your own identity. you as a female I'm talking about, lose your own identity. क्योंकि आपका हस्बैंड 4 दिन आपके साथ रहेगा. जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 4 दिन बच्चा रो रहा है, वो रात को आपके साथ बैठेगा. 5वें दिन कहेगा यार मुझे तो सुबह काम पे जाना है, मैं चला दूसरे रूम में सोने. हाँ. You take care of him और her. अगर रात को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं दूसरे कमरे में ही सो रहा हूँ. हाँ. बट जब ये सब होता है, अगर बच्चा रात को एकदम से उठ गया तो आप अपने हस्बैंड को एकदम से आवाज नहीं दोगे ना कि भाई तू आ. यू ट्राई टू टेक केयर ऑफ द किड योरसेल्फ. आप फिर उसे खुद संभालोगे, खुद झूले में डालोगे, खुद उसकी टेक केयर करोगे. वहीं से हस्बैंड वाइफ का ना डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस इज हाउ यू सेड वेरी राइट थिंग कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में सोते हैं, होने शुरू हो जाते हैं. एंड from there only the culture of extramarital affairs start. Yes. And people start looking up for the shoulder outside their house. Because उन्हें लगता है कि यार मेरी बीवी तो सारा दिन बच्चे पे ही ध्यान दे रही है. और वो पहले जो प्रिटी लगती थी और अपना ध्यान रखती थी, पेडिक्योर मैनिक्योर करा के रखती थी, अब तो वो मेसी रहती है, अपने सूट क्या बोलते हैं मैक्सी और गाउन वाउन में घूमती रहती है और पूरा घर मेसी हो रखा है. एंड आई डोंट फील द वाइब एट हाउस. तो वो उसको वो इमोशनल कहीं और चाहिए होता है एंड वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है. सेम इट इज बोथ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज वाइफ फील्स कि शी इज नॉट गेटिंग दैट क्रेडिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी एट होम. उसको वो एक पहचान नहीं मिल रही है घर पे. सारा दिन शी इज बीन फ्रस्ट्रेटेड. एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है एंड देन शी इज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन. सेकंड, उसकी बात सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है. तो शी ऑल्सो लुक आउटसाइड सम शोल्डर जहां पे उसकी बात को सुने कोई, उसको सराहना दे. whatever she dress up, whatever she go, whatever she do, उसके लिए उसे प्रेजिंग्स मिले. तो जो उसको उसके हस्बैंड से नहीं मिल रही जो है. उसका हस्बैंड उसे फॉर ग्रांटेड लेके चलता है बिकॉज ही फील्स दैट शी इज लॉस्ट विद हर ओन किड्स. उसके लिए अब बच्चे ही प्रायोरिटी हैं. और पत्नी को ऐसा लगता है कि नाउ हस्बैंड इज नॉट गिविंग टाइम, सो आई एम ऑल्सो talking to somebody outside. और husband को लगता है now the wife does not have time for me, so he is also talking somewhere out. So the difference start building up and then the culture of extramarital affairs comes in. And then people say कि यार घर पे वो vibe नहीं है, घर पे बीवी समझती नहीं है, because आप communication कभी develop ही नहीं करते हो. The distance which was like very small when the child is born grows up because there is a lack of communication and understanding towards each other. Correct. And it grows up and finally it leads towards the marriage breakages. Right. So I always say and then tell to friends of mine and to the people also who come to the courtroom कि आप बात करें. अगर आप बात करेंगे, दिल खोल के उस चीज को डिस्कस करेंगे, अपने लिए समय निकालें. मतलब बच्चे के अलावा भी हस्बैंड वाइफ को अपने लिए समय निकालना चाहिए. When you do that, everything can be worked out. Right. And सबसे पहले you are right. सबसे पहले तो मुझे लग रहा है बेबी ही तब करना चाहिए जब आप एक डिस्कशन कर लो प्रॉपर वाला. आपका मेंटल सेटअप पूरा रेडी होना चाहिए. मतलब you more than your financial support, I feel you should be mentally prepared for it that you want a kid in your life. Because sometimes we just come under the pressure of society, parents, your in-laws, and you're the people who are in and out you कि there is a right age for everything. बच्चा इसी उम्र में होना चाहिए. अब शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए. They start I guess there is no age for the kid. Number one, there is no parameters as such defined कि कितने साल बाद किसको क्या चीज चाहिए और क्यों करना है और कैसे करना है. It's like between husband and wife that they need to both decide that are we ready to take up this responsibility? Are we ready to go ahead and husband do the things? को full commitment होना चाहिए उसमें. Exactly. क्योंकि wife तो करेगी बेचारी, husband back out कर जाता है. Exactly.
So for that, we really Hmm. need to have a communication between the couples. Communication is the major and the biggest key to run a successful life. Okay. So, okay, what are the three green flags in a man? Regarding what? That he's a like right guy we can go ahead with if you guys are dating or like planning to Okay. get married. See, it varies from person to person, but for me, the biggest turn on in a man would be if he is able to pull off the conversation. जैसे आप कई बारी लोगों से मिलते हैं Hmm. और आप 2 मिनट बात करते हैं और ऐसा लगता है कि तीसरे मिनट आपके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, एंड देन यू जस्ट कंप्लीट योर कॉफी एंड पुश ऑफ. कई बारी आप किसी से पहली बार मिलते हैं बट ऐसे बात करना शुरू करते हैं कि वहां पे 5 घंटे भी कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं लगता, एंड इट नेवर फील्स Like 2 minutes feels like 2 hours feels like 2 minutes. 2 minutes. Yeah. एंड देन आपकी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो इतनी हेल्दी और इतनी डीप होती हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप शायद आज ही मिले हैं पहली बारी. नंबर 1 इज दिस. नंबर 2 इज लाइक अ वेल ग्रूम्ड पर्सन. दैट रियली काउंट्स अ लॉट कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. द मोर ग्रूम्ड यू आर, द मोर clean you are in your day to day life, and the better mental setup you have to look on the things. And what is your perspective and what is your take if your better half or if any individual is working, and what are their thought processes to look onto the life. So if you have patience to listen on that and discuss on that, I guess that few points make a lot of impact that yes, this man can be looked on to date, to marry, or even for the live-in relationships. Yeah. I think live-in is now trending more because And people that don't. is the best thing, I believe, before you enter into the such pure relation, pure system and the pure like the setup of marriage. आप शादी करके किसी से 20 साल तक उस चीज के लिए रिग्रेट करें, and you don't take a decision of just getting away from each other or ending up the marriage because of the society pressure and the social Babies and stigmas all. attached, or the babies, whatever the things you talk about. It's better to live together for a year and then understand ki whether we two are good to go with each other or not. Yeah. I think that's the right way and people should adapt this now. मतलब बिकॉज बहुत सारे जगहों पे ये लीगल भी है कि आप लिव इन में रह सकते हैं. दूसरी चीज कि आपको एक आइडिया लग जाता है Right. कि आप इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी पूरी तहा उम्र बिताना भी चाहते हैं कि नहीं. अगर Correct. आपको लगता है कि आप इस इंसान के साथ नहीं निभा पाएंगे, Right. सो व्हाई डू यू हैव टू स्पॉइल दैट प्योर रिलेशन ऑफ मैरिज जो एक इतना सेक्रेड है, इतने मतलब ट्रेडिशंस और कल्चर्स के साथ बनाया गया है. That's true. तो उसको मजाक बनाने से अच्छा है कि आप खुद में देखें. अगर आप चला पा रहे हैं तो आप शादी करें. अगर आपको लगता है कि आप शादी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि शादी सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ में नहीं होती है. शादी आई पूरे बिलीव खानदान पूरे खानदान खानदान आपके आगे से आगे एक्सटेंडेड रिलेशंस के साथ होती है. एंड 90% मैरिजेस में लव नहीं है. वो इसीलिए नहीं है बिकॉज वहां पे हस्बैंड वाइफ कभी इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं. इट इज ऑलवेज द फैमिलीज हु आर रनिंग द शो. मतलब लड़का और लड़की कभी अपनी मर्जी से वो कुछ कर डील ही चल नहीं रही होती पाते है, हैं बिजनेस डील चल रही होती है कि वी वांट दिस. इट इज व्हाट देयर फैमिलीज वांटेड. माँ Yeah. चाहती है बेटा हमेशा माँ का ही बना रहे, बहू का बने ही ना कभी. और बहू चाहती है बेटा मेरी मुट्ठी में मेरा रहे. एंड विच इज नॉट रॉन्ग ऑल्सो. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब शादी होती है आप एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ लाते हो. यू आर ब्रिंगिंग अ फीमेल. आप उस लड़की को घर पे लेके आ रहे हैं तो वो 35 साल की ना होके बल्कि एक दिन की लड़की है जिसे आप अपने घर में लेके आए हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे अपने घर के कस्टम्स तौर तरीकों से रूबरू कराएंगे, उसको हर किसी से मिलवाएंगे. वो धीरे धीरे उस पूरे एनवायरनमेंट में ढलेगी
और तब वो अपनी जिंदगी उस परिवार के साथ आगे बढ़ाएगी। बट ये कभी कोई समझना ही नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि लड़की रात को जहाँ पे अपने घर में है, सुबह ब्याह के अपने मायके से ससुराल आई और अगले दिन से वो एकदम सुपर वुमन बन के घर को चलाना शुरू कर दे। आज ये है, आज वो है, आज बुआ सास आ गई, आज दादी सास आ गई, आज ये आ रहा है, दिस इज आज वेरी इसके लो। स्कैरी। आपके ऊपर एकदम से इतना बर्डन डाल दिया जाता है जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होती है। और वो कैसे जानती होगी कि किसके कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कौन क्या करता है, किसको क्या पसंद है। तो उस बीच में द वन हु एक्ट लाइक अ ब्रिज इज द हस्बैंड। तो हस्बैंड को ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस अपनी वाइफ के लिए हमेशा होना ही पड़ेगा। और ये लोगों को समझना पड़ेगा, मतलब सासों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपके साथ हुआ है जरूरी नहीं है कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड करो आगे। मतलब देयर हैज टू बी अ फुल स्टॉप समवेयर। जो आपके साथ हुआ उसे अगर आप छोड़ दोगे पीछे तो शायद यू कैन हैव अ बेटर कनेक्ट एंड अ बेटर रिलेशनशिप विद द कमिंग जनरेशन। और ये चीज लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। मदर इन लॉज ऑलवेज हमने ये सारा सहा तो हमारी बहू सहे। पर पता है बहू के लिए एडवाइस क्या है कि अगर आपको डेफ बन के रहना पड़े ना तो रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की टॉन्ट भी मिल रहा है ना, यू शुड नॉट केयर। पता है दैट शुड बी द वे। यू शुड नॉट गिव अ heed to anyone what others are saying। कोई भी हो आप जाए, अपना काम करो और अपना जीवन जियो, बिकॉज पीस ऑफ माइंड एट द एंड ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोगों को एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ जाते हैं, आजकल लोगों को एकदम से हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट टू रन द शो। इससे अच्छा है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसको ना सुनते हुए, उसको अपनी बॉडी पे ना इफेक्ट देते हुए अगर आप अपना काम करेंगे, आप अपना हस्बैंड वाइफ रिश्ता संवारेंगे तो शायद आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। अभी मेरी रिसेंटली मेरे नोन में मेरे ऑफिस में कलीग की कोई सिस्टर है, उनकी शादी हुई एंड अभी मुझे वो रिसेंटली मिली तो मुझे बता रही थी कि शी वांटेड टू कमिट सुसाइड। क्यों? क्योंकि उसने जैसे शादी की, शादी करते ही उसको दिल्ली जैसे लोकेशन की बात कर रही हूँ, उसके इन लॉज साथ में थे, तो उसको बता दिया कि भाई तुम्हें जॉब नहीं करनी फर्स्टली, सेकेंडली तुम्हें सुबह से शाम तक तुम्हारा रूटीन ये है कि ऐसे पल्लू तुम रखने वाली हो और सुबह शाम तक घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, यही तुम्हारा रूटीन रहने वाला है अब जिंदगी भर। ये उसको क्लियरली डे 1 में बता दिया। उसने डे 1 में ये चीज करी एंड वो बंदी इंडिपेंडेंट थी बिफोर मैरिज। चाहे जैसी भी जॉब कर रही हो, जो भी कर रही हो, चाहे 20,000 कमा रही हो, चाहे 10,000 कमा रही हो, बट एक इंडिपेंडेंस एक टाइटल होता है जो वुमेन के पास बहुत मैटर करता है। तो उसको एक तो वो छीन लिया, देन सेकेंडली उसको पूरे घर में उसका रूटीन मिल गया कि मैं शादी करके आई एक फीलिंग्स के साथ, अब नाउ अब मेरी ये जिंदगी होने वाली है। दिस इज रियली स्कैरी, क्योंकि पहले लोग ये एडजस्ट कर लेते थे, पहले लोग ऐसे रहे हैं। मैं अपनी खुद की फैमिली के जनरेशन की भी बात करूँ तो उन्होंने भी करा होगा कि शादी करके गए और उनको पता है कि उनको वो मेड वाला सारा काम करना है जो कोई और भी कर सकता है, बट उनको इसीलिए बट दैट इज हाउ द विमेन्स आर। मतलब वो बहुओं को टाइटल दिया ही इसलिए जाता है कि वो बहू हैं और वो शादी करके आई हैं तो उन्हें ही घर का गृहस्थी संभालना है, क्योंकि उनकी सास ने वो करा है तो अब वो उनकी बहू को भी करना है। या बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि जैसे डे 1 में उसको रियलाइज हुआ तो उसने सोचा या तो मैं सुसाइड कर लूंगी या तो मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, आई डोंट केयर, अब जो होगा देखी जाएगी। एंड ये अपने लिए स्टैंड लेना, इट कैन चेंज हर एंटायर लाइफ। एब्सोल्युटली, यू शुड टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज वो 4 लोग क्या कहेंगे उससे नहीं फर्क पड़ता। और वो 4 लोग कौन है वो किसी ने कभी नहीं देखे। अब 30 लोग भी बोलेंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप बीमार हो तो भी कोई 4 लोग बाहर से आपको मदद करने नहीं आ रहे। इट्स यू हु हैज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप खुश हो तो भी वो 4 लोग आके आपको एक ताज नहीं पहनाएंगे, आपको ही अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी है। तो अगर आप ये चीज समझ जाएंगे कि वो जो 4 लोग हम बात करते हैं सोसाइटी में वो इल्यूजन है, करेक्ट, वो है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी सुखमय जी पाएंगे। एक्चुअली ये 4 लोग का ना बचपन से स्टोरी हम सुनते आए थे ना, दैट्स व्हाट आई सेड इन स्टार्टिंग। 4 लोग क्या कहेंगे। लड़का और लड़की इसीलिए अपब्रिंगिंग में अलग होते हैं क्योंकि लड़के को शुरू से एक आजादी दी जाती है कि भाई तू जा बाहर खेल ले, क्रिकेट खेल ले, दोस्तों के साथ चला जा। लड़की को हमेशा यही बोला जाता है थोड़ा अंकुश में रखो, दूसरे घर जाना है, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, अरे भाभी जी क्या कर रहे हो। लड़की को थोड़ा कंट्रोल में रखो बिकॉज उसे दूसरे घर जाना है। ऑलवेज व्हाटएवर द वन स्टेप शी टेक अहेड,
शी इज पुल्ड बैक सेइंग दिस थिंग कि इसे दूसरे घर जाना है. जब दूसरा घर आएगा वो तब की बात हम करें, अदरवाइज उस लड़की को बचपन से ही एकदम दबा दबा के आप बढ़ने ही नहीं देते. नहीं समझ में आता लोगों को, और आप नहीं जस्टिफाई भी कर सकते, बिकॉज दिस इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. और अगर आप समझाने भी बैठोगे ना तो भी लोग समझ जाएंगे, तो भी नहीं उस पर बात करना चाहेंगे. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. इसीलिए So take stand for yourself. हाँ, ऑफ कोर्स यार, दैट इज ऑलवेज That's नीडेड. normal and mandatory and not to be हाँ. highlighted कि बहुत बड़ी चीज है कुछ अपने लिए Always, stand always, लेना. always. मतलब I always feel that. मतलब you really don't have to be answerable to everyone in the society. Rather, you can do what you like and answer only as much as required to be answered. हर सच सबको पता हो जरूरी नहीं है, और हर झूठ की एक जिंदगी हो ये भी जरूरी नहीं है. और हर fight आपकी नहीं है. हाँ, exactly. You are not sitting there to show the quotational tags to everyone that why, what, and when are you doing it, because it's your life. At the end of the day, you have nurtured it really well. You are the one who is taking it forward. तो why somebody else would be the one taking, मतलब आपकी कमान कोई और क्यों संभाले. Exactly. And सारे answers भी देना जरूरी नहीं होता. I think silence is the biggest answer. Silence is the biggest answer. And हर चीज हर किसी को पता हो ये जरूरी नहीं है लाइफ में. Correct. देखो, आप जब तक झूठ नहीं बोल रहे हो ना तो देयर इज नो हार्म. हर सत्य की अपनी उम्र होती है, बट झूठ की उम्र बहुत कम होती है. तो अगर आप सच के साथ जी रहे हो ना, सो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन डिफीट यू. आप कहीं पे हार नहीं सकते. हो सकता है आपको जीत थोड़ी सी लेट मिले, बट आप हारोगे नहीं, क्योंकि सच सच ही होता है. दैट इज द ट्रूथ. Right. You know, if you're right, then जिसको जो बोलना है बोले. You should not Exactly. care. Yeah. So Survi, what is love according to you? प्यार. प्यार is like, there is a friend of mine, वो बोलते हैं कि इश्क और मोहब्बत होती है. तो मोहब्बत तो आप किसी से भी कर सकते हैं, बट इश्क को निभाना पड़ता है ना. Okay. जब आपको मोहब्बत हुई तो आपने कहा मुझे तेरे से मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है, आप किसी और से मिले उससे मोहब्बत है. मोहब्बत में आप गिव एंड टेक है, बट इश्क इज लाइक जहां पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है. यू जस्ट डू इट बिकॉज यू जस्ट लव इट. वहां पे आप चीजें नहीं नापते हो, और वो हर दिन बढ़ता चला जाता है. जहां पे किसी चीज की जब सीमाएं नहीं होती है ना, सो दैट इज इश्क. और जहां पे हम चीजों को तोल के करते हैं, एक सीजन के साथ जो चीज आती है, दैट इज मोहब्बत. And how do you know that you are in love? What are the sign? I don't believe in this philosophy of love. मतलब to be very frank, मुझे ऐसा लगता है आप जब कोई आपको अपना टाइम देने लगता है, अपने समय के साथ आपको जोड़ने लगता है, आपकी चीजों को समझने लगता है, तो आपको धीरे धीरे उस इंसान से एक अटैचमेंट होती चली जाती है, जिससे कई बारी हम प्यार मान लेते हैं. कई बारी जब हम मैच्योर्ड लोग होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद हम एक दूसरे का वो कंफर्ट जोन या एक स्पेस शेयर कर पा रहे हैं, एंड दिस इज गुड फॉर अस. तो आप उसको वैसे ही चलने देते हैं. ठीक है. बट मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ मतलब आई रियली कांट गो ऑन दैट टेंशंस. बट मैंने, आप सही बोल रहे हो, पर मैंने एक जगह पढ़ा था एक बुक में, बिकॉज आई लव शायरी एंड पोइट्री. तो उसमें ये बताया गया था कि व्हेन यू आर एक्चुअली इन लव ना विद लाइक XYZ पर्सन, you don't know why you are in love with that person. Of course, that's what I said. There's no reason. हाँ, तो मतलब तुम उसको गालियां भी दोगे ना, यार एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, गधा है, और मैं कैसे कर सकती हूँ उससे. That's love. Otherwise अगर आप वो देख रहे हो कि मेरे को कंफर्ट हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, that's I think kind of convenience. कि हाँ, जहाँ पे आप हो
और जहाँ पे आपको आपसे ऊपर कुछ नहीं बनना पड़ रहा है, वहां पे वो आपका प्यार है। बिकॉज आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज नहीं कर रहे हो, जो Correct. आप हो आप वैसे ही ग्रो कर रहे हो। तो वो आपका एक जोन है जो आप पल 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 धीरे 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 आपके ऊपर चढ़ता है, सुरूर की तरह चढ़ता है। That's और true. वहां पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, वहां पे आप उस सामने वाले से कुछ उम्मीद करके नहीं चलते हो आपको कि वो उसको वापस कुछ आपसे लेके एग्जैक्टली आएगा। आप उसको देख के बोलोगे कि ये दुनिया का आखिरी इंसान होगा ना, तो भी मैं इससे प्यार नहीं करूंगी, तो भी मैं इसके प्यार में कैसे पड़ गई। आई थिंक वो क्रेजीनेस की मुझे पता ही नहीं कि मैं इस बेवकूफ से प्यार क्यों कर रही हूँ। मैं तो इससे भी कर सकती थी, वो तो कितना सही है, पैसे भी ज्यादा कमाता है, लाइक ही इज वेल सेटल्ड एंड ऑल, तो आई थिंक देयर इज नो रीजन फॉर दैट। देयर इज नो रीजन फॉर दैट। एंड आई थिंक ये भी होता है कि इफ यू लव योर सेल्फ, मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि इफ यू लव योर सेल्फ सपोज 10%, you want to find somebody who loves you more. more, like 15. So if you love yourself 50%, you want somebody to love you 60%. If you love 100% yourself, then that person needs to fill that 100% space to come in your life. Absolutely, absolutely. That is always there. But उसके लिए मतलब आप किसी से भी कोई भी रिश्ता बनाए, उस रिश्ते से पहले आपको शायद अपने लिए खड़ा होना, अपने आप से वो प्यार करना बहुत जरूरी है। Until and unless you have that kind of a love, attachment and craziness for Right. yourself, आप किसी के साथ भी दुनिया में वो रिश्ता बना ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी है, आपका हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका कोई वैसे फ्रेंड है, या फिर आपका कोई वेल विशर है, आपकी फैमिली है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करना जानते, आप किसी भी रिश्ते को 100% या 80% निभा ही नहीं पाते। नहीं निभा सकते। एक तरफा प्यार क्या होता है? ओ, जहां पे बस आप कर रहे हो, मतलब सामने वाला आपको उस चीज पर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, बट आप कर रहे हो बिना उस उम्मीद के कि वो सामने वाला आपको प्यार करेगा। आपका कभी हुआ है? नहीं। दिल टूटा है? नहीं। नहीं। मैंने कभी ऐसे रिलेशनशिप्स चलाए नहीं है कि आप इन पैरामीटर्स पे आके कहीं खड़े हों, और I've been always very practical with the life approach, and I believe कि आप कुछ भी करें अपने आप से पहले प्यार करें। एंड आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ, मतलब बियॉन्ड आई गो एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम द फर्स्ट प्रायोरिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम सुपर प्रैक्टिकल इन लाइफ। मेरे लिए चीजों को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रख के चलना बहुत जरूरी है। लोग बात करते हैं कि आप 10 रिश्ते निभा सकते हैं, बट अगर आप एक रिश्ता अपने आप से या अपने घर वालों के साथ ही नहीं निभा पाएंगे, सो हाउ यू आर एबल टू रन दैट शो आउटसाइड। लोग बात करते हैं कि हमें घर पे प्यार नहीं मिला तो इसीलिए हमने बाहर एक अफेयर चलाया। अगर आप अपने उस रिश्ते के लिए लॉयल नहीं हो सकते हैं, तो आप जिस बंदे के साथ या बंदी के साथ बाहर रिश्ता बना रहे हैं, आप उसके लिए कैसे लॉयल्टी ले आएंगे, जबकि वो इंसान आपको एक स्टपनी के रूप में यूज कर रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक पूरी गाड़ी है, आप उस गाड़ी को नहीं अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, जो 4 पहियों पे ऑलरेडी चल रही है, जिसके 4 पहिए वेरी मच इंटैक्ट हैं, और आप एक उस स्टपनी से उम्मीद कर रहे हो कि वो स्टपनी आपको पूरी आखिरी मंजिल तक ले जा लेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में। That's true. तो आपको उन 4 टायरों पे पहले ज्यादा यकीन करना पड़ेगा, और उसमें देखना पड़ेगा कि अगर एक टायर में पंचर हुआ है तो मैं उस पंचर को कैसे सही Fix कर करूं। सकता हूँ। तो अगर आप वो घर पे कर पाएंगे, आप अपने परिवार में अगर वो रिश्ता बना पाएंगे, तो शायद आपको वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक बाहर रिलेशनशिप के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। यू रियली डोंट हैव टू लुक आउटसाइड दैट थिंग। अगर आपको चांस मिले टू डेट somebody like you, I won't do. why? Because 2 people of the similar pattern repel each other. So you don't like yourself? I love myself, but अगर कोई ऐसा होगा जो अपने Just आप like से you, ही, अगर आपको आपके जैसा ही मिल जाए, आप ही के बराबर का, तो दोनों सेम, मतलब एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। So if 2 people are there of the similar nature, they can't gel up in the same pattern.
बिकॉज हर किसी के लिए वो ही प्रायोरिटी है ना. करेक्ट. दो शेर एक साथ नहीं रह सकते. एग्जैक्टली. सो वही देयर इज अ वेरी फाइन सेइंग कि एक म्यान में दो तलवारें दो नहीं रह तलवार सकती. नहीं रह सकते. Okay, so let's come to our objective of this conversation, POSCO. So, do schools need like more attention towards POSCO Act, and what is exactly POSCO Act? सो पॉस्को इज लाइक जो भी आप जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं उम्र के, उनके सेक्सुअल अब्यूज और उनकी सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए, अगर उनके Okay. साथ कुछ भी सेक्सुअली गलत हो रहा है तो उस चीज से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ पॉस्को एक्ट. और इसमें पैरामीटर्स हैं. अगर आपके साथ बहुत ही एग्रीव्ड हुआ है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे सपोज आपके साथ किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, आपके साथ किसी ने सेक्सुअल एक्टिविटी की तो ये है. स्कूल में एप्लीकेबल है? हाँ, लोग करते हैं. जैसे आपका वैन वाला ड्राइवर भैया है, आपका पियोन है, आपका क्या कहते हैं टीचर भी हो सकता है. तो वो कोई भी आपके साथ ऐसे बदतमीजी कर सकता है या आपके साथ रेप करने की कोशिश कर सकता है. और ये जरूरी नहीं है कि लड़की के साथ ही हो, ये लड़के के साथ भी हो सकता है. पॉस्को इज एप्लीकेबल टू बोथ गर्ल्स एंड द बॉयज. तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसकी कंप्लेन लिखा सकते हैं. Okay. एंड आप इसके लिए जो एक अपना एविडेंस देंगे या आप अपना जो एक बयान देंगे वो मजिस्ट्रेट के सामने देंगे. उसके लिए आप बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते. अगर बच्चे ने कह दिया मेरे साथ गलत हुआ है तो वो माना जाएगा कि वो मेरे साथ गलत हुआ है. उसके लिए अगर आपने बहुत एक्सट्रीम केसेस में करा है तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और आपको फाइन भी लग सकता है. अगर आपने जैसे बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाई है या फिर आपने बच्चे को वैसे ही मोलेस्ट किया है, सपोज अगर आपने बच्चे को मोलेस्ट किया है तो वो थोड़ा सा लेस एग्रीव्ड है, तो उसके लिए आपको 7 साल तक की सजा होगी और आपके ऊपर फाइन लगेगा. अगर आपने जैसे सपोज किसी बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाई है, ठीक है, और आपने उसकी गंदी पिक्चर्स ली हैं, तो उसके लिए आपको 3 to 5 years की पनिशमेंट हो सकती है. इसके लिए विद इन 1 year देयर आर द स्पीडी रन कोर्ट्स, जहां पे आपकी इमीडिएट सुनवाई होती है. Okay. उस बच्चे का मेंटल लेवल बहुत ही नाजुकता से टेक केयर किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि बच्चे को कुछ भी हार्म ना हो. सबसे पहले तो बेबी ही उसमें डेंजर में होता है कि वो इट्स लाइक प्रेशर कि मैं कैसे बताऊं. सो देयर आर देयर वेल विशर्स, केयर टेकर्स, डॉक्टर्स की हेल्प ली जाती है, साइकेट्रिस्ट रखे जाते हैं जो कि उस बच्चे की पूरी एक ग्रूमिंग करते हैं, एक ब्रीफिंग लेते हैं. उसका जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है विदाउट एनी प्रेशर, और वहां पे कोई ना कोई आपका साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर या फिर कोई उसका वेल विशर अवेलेबल होता है. Okay. और वो ऐसी जगह पे लिया जाता है जहां पे वो बच्चा कंफर्टेबल हो. सपोज अगर वो स्कूल में कंफर्टेबल है, प्रिंसिपल ऑफिस में, उसके साथ स्कूल में कुछ हुआ तो वो आराम से प्रिंसिपल ऑफिस में बता सकता है. अगर उसे लगता है कि नहीं मैं स्कूल में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने घर पे रह के बात करना चाहता हूँ, तो उसका बयान वहां लिया तो ये जाएगा. केयर टेकर कंसल्टेंट ये स्कूल की ही टीम होती है? हाँ, स्कूल की होती है और अदरवाइज आपके पॉस्को की तरफ से भी अपॉइंट किए जाते तो हैं. पॉस्को को कांटेक्ट करना होता है हाँ. कि ये प्रॉब्लम होगी है स्कूल में. एग्जैक्टली. यू फाइल अ कंप्लेन एंड देन देयर इज अ होल प्रोसेस इन्वॉल्व. ओके. एंड ये पूरा इसका सॉल्यूशन 1 year में हो जाता है? हाँ जी. स्पीडी ट्रायल कोर्स. स्पीडी ट्रायल कोर्स. क्या इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉ की रिक्वायरमेंट है? जेंडर न्यूट्रल लॉ एज इन लाइक हर लॉ फीमेल को ज्यादा आई थिंक अब फीमेल के फेवर में होता है, मेल के अगेंस्ट होता है. आई वोंट से जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है, बट आई कैन से दिस थिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू द सिस्टम टू हैव few addition into the laws which are favoring men also. Yeah, that's much Because needed. ऐसा नहीं है कि जितने भी laws women के लिए हैं वो सब गलत हैं. They are needed. बस ये है कि कहीं जहां उनकी ज्यादा जरूरत है वहां पे वो यूज हो नहीं पा रहे हैं, और जहां लोगों को उनके बारे में पता है they are misusing it. आज भी कहीं गांव कहीं शहर ऐसे हैं जहां पे औरतों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं. आज भी जब लड़की की शादी हो जाती है और वो दूसरे घर चली जाती है, तो जब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी डिवाइड होती है
तो उसे पता ही नहीं है कि उसका उसमें अधिकार है। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट उसको मिलता भी नहीं है कई जगह, कई कई केसेस में। लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई तेरी शादी करा दी तो अब तुझे तो दे अब दिया, तो हस्बैंड की होगी हाँ प्रॉपर्टी, फिर अगर तुझे तेरे को दे दे दी तो। दिया, हमने हाँ तेरी शादी करी तो उसमें वो पैसा यूज हो गया। हाँ। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हम्म, दैट इज द स्त्री धन दैट यू आर गिविंग टू द डॉटर। हम्म, ठीक है, आपने जो उसकी शादी करी उसका उस हिस्से में या उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि Correct. आपने उसे किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें इतने अमाउंट की थी, इसमें से इतना पैसा हम इसकी शादी में लगाएंगे तो हम इसका पोर्शन दे रहे हैं। हम्म, इट इज जस्ट दैट जो आपकी मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हेन इट इज बीन डिवाइडेड बाय पेरेंट्स, तो उसका इक्वली हकदार लड़की के पास भी है। और ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, यहाँ तक कि अभी शहरों में भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे लड़की को सिर्फ टरका दिया जाता है ये कह के कि तेरी शादी में हमने सब कुछ दे दिया, सो यू आर नो वेयर ऑथराइज्ड और नो वेयर कैपेबल ऑफ हैविंग द part of property when it is being divided. But she is But she authorized. is very much equivalent, responsible and a part of property division. मतलब जितनी प्रॉपर्टी होगी पेरेंट्स की उसमें उसको इक्वल हिस्सा मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा, कुछ इश्यूज हो रहा है, so she can Then file she a can file, complaint. हाँ, she can file a complaint and she can reach to the court. Reach to the court. Okay. कि सोसाइटी में वुमेन इज इक्वल्स टू विक्टिम स्टेरियोटाइप बनाया हुआ है, लाइक वुमेन है तो विक्टिम माइंडसेट। ऐसा लोग मानते हैं, बट women is not victim anymore. Victim is wrong word to define her. I would say women is equivalent to more power. आपको ये समझना पड़ेगा, हर चुप्पी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कमजोर है। इट इज जस्ट दैट समटाइम्स पीपल लव कि शांति बनी रहे। जो दुर्गा है वो तब तक ही दुर्गा है जब तक वो अच्छी है, उसको आप हार्म नहीं पहुंचाओगे। अगर आप दुर्गा को हार्म पहुंचाओगे तो वो काली भी बन जाती है। I'll give a very small example of पार्वती माँ, गॉडेसेस पार्वती, कि उनसे ज्यादा शांत और उनसे ज्यादा सौम्य कोई नहीं था जब तक कि उन्हों को पर्वत पे कैलाश पे देखा जाता था और वो वहां रहती थी, और जब तक कि उनके बेटे के ऊपर आंच नहीं आई थी। जब बात गणेश जी की आई उनके बेटे की, तो शी ऑल्सो एक्टेड लाइक अ काली। तो उन्होंने एकदम से रौद्र रूप धारण कर लिया था और बोला था ना कि मैं सारी सृष्टि खत्म कर दूंगी कि अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया। और इसीलिए काली इन एवरी वुमन, सो देयर इज काली इन एवरी वुमन। आप उसे विक्टिमाइज नहीं कर सकते। अगर वो शांत है तो वो शांत इसलिए क्योंकि उसे शांति पसंद है। करेक्ट। सपोज इज अ फीमेल एंड शी इज सिटिंग क्वाइटली और उसको कोई चीज अनॉय कर रही है, तो वो क्वाइट इसलिए नहीं है कि वो तुमसे डरती है, वो क्वाइट इसलिए कि वो अपने गुस्से से डरती है। एग्जैक्टली कुछ हो तो जाएगा। आपको ये चीज समझनी चाहिए। तो जो लोग औरत को विक्टिमाइज या विक्टिम कार्ड समझ के उस पे एलिगेशंस लगाते हैं या दे टॉन्ट हर और दे कमेंट हर, दे नीड टू अंडरस्टैंड शी इज पीस मेकर, बट इफ यू प्ले विद हर पीस देन शी कुड बी द डिजास्टर ऑल्सो। जैसे वुमेन किड्स ये सारे लॉज होते हैं, तो आप जैसे रेड लाइट पे देखते हो कितने सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत आई थिंक न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये एक रैकेट चल रहा है, क्या इसका कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि बाकी कंट्रीज में तो कहीं नहीं है ये रैकेट। नहीं, इसके लिए लॉज हैं एंड देन द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, बट द थिंग इज दे देमसेल्फ want to stay in that situation. These beggars and all, These street beggars play. and all. So there is a huge monopoly which is running. There is a huge circuit and the huge racket which has been running with them. And I myself has done certain times the complaint, and then they have been caught and they have been sent to the juvenile centers where they have been kept. और कुछ आश्रम्स में बच्चों को रखा जाता है, बट फिर वो वापस वहां से निकल के, मतलब उनके पेरेंट्स उन्हें छुड़ा के ले आते हैं और उनसे फिर भीख मंगवाते हैं, एंड देन दे डू लॉट ऑफ illegal activities which are not meant to be done by the kids, and there is a huge circle which has been involved into it, the huge system, I would say. So one quick rapid fire. One law you think needs urgent reform? A reform for the men law. Men law. Okay. Laws for men. Laws for it. One thing most people misunderstood about Posh.
that only females are the one who get benefits out of it. Otherwise, men can also take a benefit out of Posh Act. Okay. First reaction when you hear the word misuse. It is like you are trying to take undue advantage out of anything. जब आप किसी चीज का ना चाहते हुए भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो. Okay. Law stronger for women or weaker for men? It is weaker for men. Okay. POSCO, blessing or burden? It's a blessing. If you can change one section of POSH or POSCO, which one? I would say Posh के लिए हम कर सकते हैं कि मतलब though I'm not a right person to comment about it, but I still feel that आपको थोड़ा सा deeply इसको study करना चाहिए before you give the judgments in the Posh Act. Okay. Justice in India, fast or forever delayed? It is neither fast nor delayed. It is just that we have too many cases running in the courtroom कि धीरे धीरे चीजों को करते करते वक्त लग ही जाता है. हर चीज हर समय पे अवेलेबल नहीं हो पाती बिकॉज इट इज इंडिया और हर चीज का जुगाड़ है. हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के कुछ आंसर होता है और कई बार लोग खुद ही चाहते हैं कि केस डिले हो जाए. ऐसा बोलते हैं ना कोर्ट में कि मुलजिम और आरोपी दोनों को पता है कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है. कटघरे में तो जज बैठा हुआ है. एग्जैक्टली क्योंकि दोनों लोग सही हैं टिल द टाइम जज सामने से आके ये एक ऑर्डर सुनाता है कि ये पार्टी गलत है और ये पार्टी सही है. करेक्ट. जब तक ये डिसीजन नहीं आता, जब तक ऑर्डर नहीं आता, तब तक दोनों पार्टीज जो हैं वो दोनों पार्टीज सही हैं. क्योंकि जो आपका सच है वो जरूरी नहीं है मेरे लिए भी सच हो और जो मेरा सच है वो आपका सच हो जरूरी नहीं है. मेरा 9 आपका 6 हो सकता है, आपका 6 मेरा 9. आई थिंक दोनों ही सही भी हो सकते हैं. तो इसीलिए till the time it is proven guilty by the judge itself, no one is guilty. No one is guilty. Okay, one real case that still haunt you. I really can't speak about it. Okay. One thing you wish every corporate HR knew. That there is a kind of a molestation and humiliation which every individual go through and हर कोई जो ऑफिस में खाली बैठा है वो सिर्फ वेला ही नहीं बैठा है. They still have lot of work to do. Okay. Law or humanity, which should come first? Humanity. Humanity means men and women both. I think law is like favoring for women only. नहीं ऐसा नहीं है. I won't agree on this part. Okay. मैं इस बात पे कभी भी एग्री नहीं करूंगी कि law is only favoring women. It is favoring men also. Again, लोग बात नहीं करते हैं उसके बारे में. अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी केसेस हैं जहां पे आदमी को भी न्याय मिलता है. ह्यूमैनिटी और लॉ में आई मीन टू से कि जब हम केस लड़ने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं तो कई बारी हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा लॉ ये कह रहा है, लॉ वो कह रहा है, लॉ के हिसाब से ये सही है, लॉ के हिसाब से वो गलत है. बट कई बारी इंसान की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उस चीज को करने पे मजबूर हो जाता है. तो हम उन चीजों को ध्यान में मध्य रखते हुए अगर कई बारी एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी अपने क्लाइंट के लिए या किसी अपने मुवक्किल के लिए ले लेते हैं तो इट शुड नॉट बी डिनाइड. One message for the audience, like the women. Everybody should know the law. बहुत जरूरी है. और अगर आप सामने पुलिस वाले को देखें तो ये मत समझें कि आप ही गलत है, हो सकता है पुलिस वाला भी गलत हो. तो जस्ट बी बोल्ड, अटेंड, understand and then fight for yourself. Thank you so much, Surbi. That was a like fearless side of yours and different version. Like people will definitely love this podcast because आपकी जो opinions हैं, जो point of views हैं, and it's amazing. Like standing for women. I love strong women, so I really appreciate it. Thank you so much. I feel obliged that I am able to give message to each and every individual. Thank you, guys. Keep growing. Keep growing.